हेलो एवरीवन, तो हमारा 8 लेक्चर है क्लास 11th के लिए और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो कि है मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट में कि हमने बोला था कि क्या चीज का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, तो वाटर का, फूड का, मिनरल्स का, कुछ प्लांट हार्मोन का, जो कि हमने उस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है किसके बारे में, वाटर और फूड के बारे में। अगर आपने वो चैप्टर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, पहले उसको कंप्लीट जरूर करें। अब हम बात करते हैं जो मिनरल्स के बारे में हमने वहाँ छोड़ा था ना, तो इस चैप्टर के लिए छोड़ा था क्योंकि इस चैप्टर में हम उसके मिनरल्स को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही ये छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है। इसके इसमें बता दूं, इसमें हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ मिनरल्स के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है जिसको हम कंप्लीट करेंगे बहुत ही ट्रिक के साथ। और बहुत जगह ही मैंने ट्रिक बताया, तो उस ट्रिक को याद कर लेना, भूलना मत, है ना। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक साइंटिस्ट की जिसका नाम है जूलियस बोनसच। इन्होंने 1860 में एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में इनका कहना था कि हम प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के थ्रू, और उसमें कोई भी सोइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, एब्सेंस ऑफ सॉइल, है ना। और उस टेक्निक का इन्होंने नाम दिया हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक। अब सभी टाइम साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हम बिना सॉइल के प्रेजेंस में प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। तो इनका कहना था जूलियस वोनसच का कि हाँ, हम ग्रो तो करवा सकते हैं प्लांट को, पर उसमें कुछ कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी आ सकती है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था और उन्होंने चेक किया कि कितनी कमी आई है। तो टोटल एक्सपेरिमेंट अगर देखा जाए, टोटल एसेंशियल एलिमेंट कितने होते थे उस टाइम, 105। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें सिर्फ मोर देन 60 एसेंशियल एलिमेंट ही पाए गए थे और बाकी जो थे वो मतलब कि नहीं प्रेजेंट थे। तो अगर देखा जाए एसेंशियल एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। फॉस्फोरस है, सल्फर है, गोल्ड है, सिल्वर है, स्पैडमियम है, सिलिकॉन होते हैं, फिर इतने इतने सारे होते हैं। अब आप सोचोगे कि सर इसका नाम कैसे याद रखें, इसके लिए तो कुछ ट्रिक होना चाहिए। तो हाँ, ट्रिक बिल्कुल है। इसका ट्रिक थोड़ा फनी लगेगा आपको, पर आपको फनी नहीं समझना, आपको ट्रिक को समझना है ना। तो एक लड़का है जिसका नाम है पीएस। क्या नाम है इसका? पीएस, शॉर्ट में बुलाते हैं सर, पीएस। ये लड़का जो है, ये अपना रिश्ता लेकर के जा रहा है किसी लड़की के पास। कोई कमेंट नहीं है ना, ये लड़का जो है अपना रिश्ता लेके जा रहा है किसी लड़की के पास और वो पूछ रहा है कि मैं किधर से आऊं। तो उनका रिप्लाई कर रहे हैं, पीएस आओ आगे से ही, है ना, पीएस आओ आगे से ही, फिर, है ना, फिर कार नहीं मांगो। है ना, क्या कह रहा है, पीएस आओ आगे से ही, फिर कार नहीं मांगो। मतलब होता है ना कि दहेज लेते हैं, तो ये पहले ही कह दे रहा है कि तुम पीएस आओ आगे से ही, फिर कार नहीं मांगो, पर कार नहीं मांगो। पर अब देखो, इसने तो अपना क्वेश्चन तो पूछ लिया, अब इसका आंसर का वेट करो, इसका आंसर भी मिलेगा भी कुछ टाइम के बाद, है ना। तो आपकी यहाँ ये याद हो गया ना कि एसेंशियल एलिमेंट का नाम तो याद हो गया होगा, पीएस आओ आगे से ही, पर कार नहीं मांगो। अब इसका आंसर देखो तो कुछ टाइम के बाद मिलेगा इस जगह पे। पर पहले हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। अब हमने एसेंशियल एलिमेंट की बात तो कर लिया कि ये सारे सारे एसेंशियल एलिमेंट हैं। अब उसके कुछ क्राइटेरिया भी तो होंगे ना। तो पहला क्राइटेरिया क्या कहता है, नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देखो, अगर वो एसेंशियल एलिमेंट है तो वो नॉर्मल ग्रोथ तो करवाएगा ही करवाएगा, राइट। और दूसरी बात, वो रिप्रोडक्शन तो करेगा ही करेगा। लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि अगर वो एसेंशियल एलिमेंट है तो उसका लाइफ साइकिल से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉन रिप्लेसेबल। देखो, इसका कहना है अगर वो एसेंशियल एलिमेंट है तो वो रिप्लेसेबल नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो कि उसने ग्रोथ करवा दिया, प्लांट का ग्रोथ हो गया, तो क्या वापस से वो ग्रोथ छोटा हो सकता है, मतलब कम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ग्रोथ वापस नहीं ना हो सकता, वापस नीचे की तरफ नहीं हो सकता। तो वो कैसा होना चाहिए, नॉन रिप्लेसेबल होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आपको याद हो, सेल बायोलॉजी में हमने एक वर्ड पढ़ा था स्पेसिफिक, उसमें हमने बताया था कि स्पेसिफिक का वर्ड है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन होता है, राइट। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, वो है मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। ये कह रहा है कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए प्लांट का मेटाबॉलिज्म पर। अब हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट
को दो बेसिस पे बांटा गया है। पहला बेसिस है क्वांटिटी पे, दूसरा है फंक्शन पे। तो एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटी पे। अगर हम एसेंशियल एलिमेंट को क्वांटिटी के रिक्वायर्ड में अगर बांटा जाए तो टोटल एसेंशियल एलिमेंट होते हैं 17, जिसमें कि 9 होते हैं मैक्रो के अंदर और 8 होते हैं माइक्रो में। आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो जो होता है वो छोटा होता है। अगर इसमें भी कंफ्यूजन होता है तो मैं ट्रिक बताता हूँ। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं किसमें करते हैं, माइक्रोस्कोप पे करते हैं, राइट। माइक्रोस्कोप पे क्यों करते हैं, क्योंकि उससे हम छोटा से छोटा चीज भी देख सकते हैं। तो इससे ये पता चल जाएगा कि माइक्रो जो होता है वो छोटा होता है और मैक्रो जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। अब ये बड़ा होगा तो एसेंशियल एलिमेंट्स में ज्यादा अटेगा, तो ज्यादा रहेगा भी। और माइक्रो मतलब छोटा है तो थोड़ा कम एसेंशियल एलिमेंट इसमें रहेंगे। अब देखो, हमने वहां जो क्वेश्चन पूछा था ना, इसने पीएस आओ आगे से ही, फिर कार नहीं मांगो। अब इसका रिप्लाई सुनो, है ना। इसके पाप उन जो लड़की है, लड़की के फादर ने रिप्लाई किया है मैक्रो में आकर के। क्या कहा है उन्होंने, अगर तुमको कार चाहिए ना तो जाओ चोनोप्स का कार मांगो, है ना। इन्होंने क्या बोल दिया, तो अगर तुमको कार चाहिए तो ये कह रहे हैं कि जाओ चोनोप्स का कार मांगो। चोनोप्स से याद आएगा, सी से कार्बन, एच से हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, एस से सल्फर, का से क्या याद आएगा, के से पोटाशियम, और कार से आना चाहिए सी से ए से होता है कैल्शियम, मांगो से होता है एमजी मैग्नीशियम। तो इससे आपको ये आंसर मिल गया होगा। अब बात करते हैं माइक्रो की। माइक्रो की कह रहा है कि यहाँ एक लड़का है जो बहुत बार क्लब जाता है, पर उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण वो क्लब नहीं जाना चाहता। तो ये माइक्रो वाला कह रहा है कि फिर नहीं जाना क्लब, है ना, फिर नहीं जाना क्लब क्योंकि मन नहीं मेरा, है ना। फिर नहीं जाना क्लब क्योंकि मन नहीं मेरा। ये आपको याद रह जाएगा माइक्रो के लिए। ताकि आप, मैं ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा ये जो ये है ना एलिमेंट, ये याद रखना ना पड़े, राइट। अब बात करते हैं, पहला बेसिस तो हमने कंप्लीट कर लिया क्वांटिटी वाला। अब आते हैं फंक्शन पे। तो फंक्शन के बेसिस पे क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के हिसाब से पहला कह रहा है स्ट्रक्चरल एलिमेंट, है ना। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें, है ना। बोलता है ना कौन सा है, तो उसी में आंसर छुपा हुआ है, कौन। आप जैसे पूछेगा ना कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन है, तो बता देना कौन, CHON, कौन, राइट। इसका इसका क्वेश्चन में ही आंसर है। अब आते हैं एनर्जी रिलेटेड। तो एनर्जी रिलेटेड आपको एलिमेंट्स याद रखने चाहिए, वो है मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंजाइम एक्टिवेटर और इनहिबिटर की। तो एंजाइम इनहिबिटर और एक्टिवेटर कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम +2, जिंक +2 और एमओ। देखो ये कुछ कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। अगर सब मैं ट्रिक बताऊंगा ना तो आप ये खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका क्या ट्रिक था। तो आपको 2-3 ट्रिक तो मैंने बता दिया, ऊपर में 4 ट्रिक हो गए टोटल, तो वो आप याद रख लो। बाकी आपको कुछ कुछ याद रखने चाहिए। फिर है अल्टर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर पोटेंशियल। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को अल्टर कौन करता है, कौन सा एलिमेंट करता है, तो पोटाशियम करता है। अब देखो, थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा ये एंजाइम एक्टिवेटर और इनहिबिटर, राइट। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने बोला था ना ये ये जो Mg है, Mg+2 क्या करता है, एंजाइम का एक्टिवेटर का काम भी करता है या फिर इनहिबिटर का काम करता है। अब देखो, तो Mg+2 किसका एक्टिवेटर करता है और किसका इनहिबिटर करता है, यहाँ पर से समझो। Mg+2 जो है वो RUBP मतलब रूबिस्को एंजाइम का एक्टिवेटर का काम करता है, इसको एक्टिवेट करने का काम करता है। और RUBP जो रूबिस्को एंजाइम है, इसका फंक्शन आप समझोगे इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में। बस यहाँ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया गया है कि रूबिस्को एक एंजाइम है जिसका एक्टिवेट कौन करता है, मैग्नीशियम+2 करता है। अभी आप इतना ही समझो इस चैप्टर में, है ना। दूसरा है पेप कार्बोक्सिलेज, इसका भी ये एक्टिवेटर का काम करता है Mg+2। अब Mg+2 जो है सबसे ज्यादा प्रेजेंट कहाँ होता है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में। अगर आपने मेरा सेल बायोलॉजी का लेक्चर देखा है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से बताया कि क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है, कैसा पिग कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लीफ में प्रेजेंट होता है। लीफ में भी कहाँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम हमने देखा है उस चैप्टर में। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बोला था थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन के अंदर ल्यूमेन होता है, उस ल्यूमेन के बाहर फोटोसिस्टेम
सिस्टम होता है और उस फोटो सिस्टम में प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसको अपन कहते हैं क्लोरोफिल। अगर आपने चैप्टर देखा है तो जरा सा भी डाउट नहीं होगा। दूसरा एंजाइम था Zn+2, ये भी क्या करता है, एक्टिवेटर का काम करता होगा। तो किसका करता है, तो ये एक्टिवेटर का काम करता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। टॉक्सिसिटी का ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है, टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, किसी चीज का कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा दें तो उससे जो है कुछ ड्राई वेट रिड्यूस कर जाता है। वो कितना परसेंट, तो 10% ड्राई वेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं टॉक्सिक। मैं रिपीट करता हूँ कि टॉक्सिसिटी का मतलब है कि जब हम किसी का कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो उससे जो भी 10% ड्राई वेट का कमी होता है उसी को कहते हैं टॉक्सिक। इस टॉक्सिसिटी से एक ही क्वेश्चन आता है, वो है एमएन टॉक्सिसिटी। इसमें ये कहता है कि अगर एमएन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं एफई, और सीए का 10% ड्राई वेट जो है वो घट जाएगा। अगर इसमें वो एक ट्रिक याद रखना है तो मैं बोलूंगा कि अगर एमएन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो फिर मांगो कार का कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। देखो मैं बार बार ऐसा ही ट्रिक क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि आपको ज्यादा कुछ याद रखना ना पड़े। अगर मैं ज्यादा उल्टा पल्टा ट्रिक बताऊंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और मेरे को कंफ्यूज नहीं करवाना है आपको, राइट। अब आते हैं डिले फ्लावरिंग में। डिले फ्लावरिंग का मतलब क्या है कि फ्लावर जो है लेट से ग्रो कर रहा है। मतलब इसमें एक ट्रिक याद रखना है कि लेट से कैसे ग्रो कर रहा है, ताकि क्योंकि उसका मोशन जो है वो धीरे धीरे चल रहा है। तो इसमें ट्रिक याद रखना है मोशन, और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएंगे, एमओ और एसएन। अब आते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ। डेथ अगर किसी का होता है, किसी इंसान का, तब बोलता है ना कि कब मरा, क्यों मरा और कैसे मरा, राइट। अब तीसरा है इनहिबिट सेल डिवीजन। इनहिबिट सेल डिवीजन का मतलब क्या है कि सेल डिवीजन होने से रोकना। अब सेल डिवीजन तो तभी रुकेगा ना जब इंसान जिंदा ना रहे, इंसान मर जाए, क्योंकि जब तक जिंदा रहता है तब तक सेल का डिवीजन होता रहता है, ग्रोथ होता रहता है। तो सेल मरेगा कब, तो यानी कि वो मरेगा कब, तो उसमें आपको ट्रिक याद रखना है, ज्यादा स्मोकिंग करने से, है ना। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एस, एमओ और के एन। इसका ट्रिक क्या रखना है, स्मोकिंग, इसलिए ज्यादा हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। अब है बेनिफिशियल एलिमेंट। बेनिफिशियल एलिमेंट का कहने का मतलब क्या, ऐसा एलिमेंट जो हमें बेनिफिट दे। अगर आप देखो तो इंडिया के लिए अगर कोई बेनिफिट के लिए सोचता है तो वो कौन है, वो है सेना। कौन है, सेना। और कोई भी नहीं सोचता, मेरे हिसाब से तो और कोई भी नहीं सोचता है इंडिया के बेनिफिट के बारे में। ज्यादातर यही लोग सोचते हैं, ताकि ये बॉर्डर में रहते हैं और हमारे लिए है कि नहीं। तो अगर हमें इसमें ट्रिक याद रखना है तो इसका ट्रिक है सेना से सीखो। क्या कहता है, सेना से सीखो। अब आते हैं क्रिटिकल एलिमेंट। क्रिटिकल एलिमेंट में आपको बहुत इजी ट्रिक है ये, बहुत तो आप कभी नहीं बोलोगे, मैं बताता हूँ। क्रिटिकल एलिमेंट का कहने का मतलब क्या है कि बहुत ही क्रिटिकल है, मतलब वो कभी भी, मतलब वो इंपॉर्टेंट है एक तरह से, है ना। तो क्रिटिकल एलिमेंट को याद रखना है, पी के नहाओ। एक पिक्चर थी ना, पी के, उसी कह रहा है यार, पी के नहाओ। ठीक है, ये क्रिटिकल एलिमेंट का एग्जांपल है। अब बात करते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में कितने सारे एलिमेंट आ रहे हैं ये देख सकते हो। अब सोचोगे सर इसका क्या ट्रिक बनाए, इसका भी बहुत फनी सा ट्रिक है, याद सुनो। नहा, ये कहता है क्लोरोसिस कि नहाने के मग में फिर से जाना मोबाइल। क्या कहता है, नहाने के मग में फिर से जाना मोबाइल। ये क्लोरोसिस का ट्रिक है। इसमें ये कौन कौन सा एलिमेंट आते हैं देख सकते हो, नाइट्रोजन आता है, पोटाशियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एमएन आता है ना, एफई आता है, एस आता है, जिंक आता है, एमओ आता है, ये सारे सारे एलिमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट। जैसा कि हमने देखा, माइक्रो एलिमेंट भी पढ़ लिया और मैक्रो एलिमेंट भी कवर कर लिया, तो इसका कुछ तो रोल होगा हमारे लाइफ में, है ना, कुछ तो रोल होगा इसका। तो सबसे पहले बात करते हैं जेडन की। याद होगा जेडन क्या करता था, एक्टिवेटर का काम करता था। किसको एक्टिवेट कर रहा था, तो हमने देखा था थोड़ी देर पहले ही कि वो अरोबिस्को एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम कर रहा था, और पेप कार्बोक्सिलेज को भी। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ये रूबी है ना, ये किसको एक्टिवेट करता है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और ये फॉर्म कहाँ से हो रहा होता है, तो ऑक्सिन से होता है। अब बात करते हैं बोरोन। बोरोन क्या क्या रोल क्या है, बोरोन जो होता है ना, इसका ट्रिक क्या रखना है कि थ्री सी पी, क्या कहना है इसका, 3CP। अब 3CP क्या ट्रिक है, देखो आपको ये देखो यहाँ 3C से याद रखना है ना, कि क्या सी पहला क्या है, बोरोन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ट्रांजिशन में भी हेल्प करता है,
है ना, कैल्शियम को अपटेक भी कर सकता है या फिर उसका यूटिलाइजेशन भी करा सकता है। और तीसरा सी ये रहा, सेल का डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है। और एक ही पी है, वह है पोलन ग्रेन, है ना। तो इसका किसमें रोल है, तो कार्बोहाइड्रेट का ट्रांजिशन में भी रोल आता है, कैल्शियम अपटेक और यूटिलाइजेशन में भी रोल आता है, कैल्शियम सेल का डिफरेंशिएशन में भी रोल आता है, और पोलन ग्रेन में भी इसका कहीं ना कहीं बोरोन का रोल होता है। इसका ट्रिक है 3CP। अब आते हैं बैलेंस। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि एक पॉजिटिव होना, एक अगर एक पॉजिटिव एलिमेंट है तो एक नेगेटिव एलिमेंट भी होना चाहिए, तभी जाकर के बैलेंस होगा, राइट। अब ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है, जैसे कि NaCl, है ना। Na क्या होता है, पॉजिटिव होता है, Cl कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। पॉजिटिव किसको शो करता है, बेसिसिटी को, नेगेटिव किसको शो करता है, एसिडिटी को। ये तो केमिस्ट्री की बात हो गई, ये तो सबको पता ही होगा। तो इसमें बैलेंस में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएंगे, NaCl या फिर KCl। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो आपको याद रखना है, मैं बताता हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन में याद रखना है आपको कि एक ट्रिक है, मैंने कल वाटर, है ना, क्या कह रहा है, मैंने कल वाटर फेकू लाल पे फेंक दिया। लाल से याद आएगा रेड, है ना, और रेडॉक्स, रेड से आएगा रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, MnCl और FeCu। मैंने कल वाटर फेकू लाल पे फेंक दिया, राइट। अब आते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ कहता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ये मैंने पहले ही बताया आपको, है ना, कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो मैग्नीशियम एलिमेंट प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में भी आया था। और मैं बता दूं कि ये जो हमने पढ़ा ना, ये डिले फ्लावरिंग और नेक्रोसिस और ये तीनों क्वेश्चन भी पिछले साल नीट में आए थे। तो इसको, ये चैप्टर समझो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने ट्रिक बनाया है ना, ताकि ये चैप्टर आपको याद रहना चाहिए। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का कहाँ कहाँ रोल है ना। नाइट्रोजन का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कहाँ कहाँ रोल है वो देखो। नाइट्रोजन है तो प्रोटीन में इसका रोल होगा। दूसरी बात, नाइट्रोजन है तो न्यूक्लिक एसिड में रोल होगा। तीसरी बात, विटामिन में रोल है। और चौथा, हॉर्मोन्स में भी रोल है। अगर इसमें भी ट्रिक जानना है तो आपको देखना कि हर जगह एन एन आया है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, इसमें भी एन है और इसमें भी एन है। पर मैं तो कहूंगा इसमें आप डायरेक्ट याद रखो कि नाइट्रोजन है तो प्रोटीन में रोल होगा, न्यूक्लिक एसिड में रोल होगा, विटामिन में रोल होगा और हॉर्मोन्स में रोल है इसका। अब आते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कहता है कि जितने भी न्यूक्लिक एसिड है सभी में इसका रोल है। दूसरी बात, एटीपी में भी रोल है। एटीपी से तो याद आना चाहिए, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसके तो वर्ड में ही फॉस्फेट है तो फॉस्फोरस तो आएगा ही आएगा। तीसरी बात है, सेल मेम्ब्रेन में भी इसका रोल होता है। देखो, अब हमने सभी का तो रोल देख लिया, लेकिन आप बोलोगे क्या सबका रोल इंपॉर्टेंट है सर, तो मैं बोलूंगा सब, अगर आपको याद रखना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नाइट्रोजन, है ना, क्योंकि इसी के बेसिस पे ये पूरा चैप्टर है। अगर आप उतना याद नहीं रखते तो कम से कम नाइट्रोजन का याद जरूर रखना, है ना। एक आगे स्टार्ट करता है नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन को हमने पहले कह दिया, नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन में भी रोल रखता है। दूसरी बात, प्रोटीन जो है ये पॉलीमर होता है एमिनो एसिड का, मतलब कि बहुत सारे जब एमिनो एसिड मिलेंगे ना तब जाके एक प्रोटीन रेडी होता है। और एमिनो एसिड जो है वो बनता किससे है, तो एमिनो ग्रुप से। और एमिनो ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है जिसको हम बोलते हैं NH2। क्या कहते हैं, NH2। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते होगे तो इसके आपके लिए बहुत इजी होगा ये तो। अब हमें पढ़ना है नाइट्रोजन साइकिल। और ये नाइट्रोजन साइकिल तब भी हम कंप्लीट कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि एमिनो ग्रुप को हम क्या लिखते हैं, NH2 लिखते हैं, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल को। तो नाइट्रोजन साइकिल को समझना है आपको। ये जो N2 होता है ना, N2 जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है हमारे आसपास बायोलॉजिकली और इंडस्ट्रियली दोनों तरह से प्रेजेंट हो सकता है ना। ये नाइट्रोजन जो है, जब ये जो नाइट्रोजन है, ये जब नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया का प्रेजेंस में आता है तो ये NH3 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। और ये जो NH3 में कन्वर्ट हो गया, मतलब N2 से NH3 में कन्वर्ट हुआ, उसी प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये NH3 आगे जाता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के पास। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेगा,
तो ये दो रिजल्ट पॉसिबल दिखाता है। पहला क्या, वो NO2 माइनस देगा जिसको कहते हैं नाइट्राइट आयन। दूसरा NO3 माइनस देगा जिसको हम कहते हैं नाइट्रेट आयन। क्लियर है? देखो, तो N2 से जब NH3 बना, हमने क्या कहा उसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जब NH3 से NO3 माइनस में कन्वर्ट होता है, NO3 माइनस में जब कन्वर्ट होता है, हम उस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। बहुत इजी है। अब ये NO3 माइनस ये कहाँ जाएगा? रूट में जाता है। कहाँ जाता है? प्लांट के रूट में जाकर मिल जाता है। पर अभी इसको नहीं समझना, अभी इस वाले फ्लो को पहले समझते हैं। तो यहाँ NO3 मिल चुका है, ये NO3 जो है ये आगे क्या करेगा? आगे एक और बैक्टीरिया मिलता है, उस बैक्टीरिया का नाम है डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। अब देखो यहाँ पर आपको एक लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि जब नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया का प्रेजेंस में आया था, तो हमने क्या बोला था? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब फिर जब NH3 नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के प्रेजेंस में आया, तो हमने कह दिया उसको नाइट्रिफिकेशन। तो अब वो जो मिला NO3, वो ये आ रहा है डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के प्रेजेंस में। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन बोलेंगे। और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है, देख सकते हो कि NO3 माइनस जो है वापस से N2 में कन्वर्ट हो जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन NO3 माइनस से फिर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? N2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ से आपको तीन चीज क्लियर हो गया होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा नाइट्रिफिकेशन, तीसरा डीनाइट्रिफिकेशन। ये तीनों तो चीज क्लियर हो गए होंगे आपको। तो हमने एक फ्लो तो पूरा अच्छे से समझ लिया कि कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, कैसे नाइट्रिफिकेशन मिला, कैसे डीनाइट्रिफिकेशन हुआ। ये तीन चीज तो हमने समझ लिया। अब हम जो छोड़े थे उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमने NO3 माइनस को छोड़ दिया था, राइट। अब ये NO3 माइनस कहाँ जा रहा था? रूट में जा रहा था। प्लांट के रूट ने क्या किया? इसको एब्जॉर्ब किया होगा। अब ये एब्जॉर्ब किया तो कहाँ तक लेके जाएगा? लीफ तक लेकर के जाएगा। अब ये लीफ में भी क्या है? कहीं ना कहीं नाइट्रोजन तो है। अब ये नाइट्रोजन को क्या करेगा? ये जो है, ये जो लीफ है, इसको कौन खाएगा? ये काव खा रही है, राइट। अब काव ने खाया तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन तो इसके अंदर भी गया। अब काव ने खाया, इसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट होने के बाद जो डंग है वो नीचे आया। अब ये डंग है, डंग में क्या प्रेजेंट है? NH4। क्या प्रेजेंट है? NH4। और ये NH4 जो होता है, ये आगे जा करके एमिनो एसिड को फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? एमिनो एसिड को अभी फॉर्म करता है। अब यहाँ ध्यान समझना कि जो NH4 प्लस होता है, एक्चुअली ये NH4 प्लस आयन जो होता है, ये बहुत ही ज्यादा, है ना, बहुत ही ज्यादा हाईली टॉक्सिक होता है। ये ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता, तो इसको टूटना पड़ेगा। ये किस में टूटता है? ये आकर के NO2 माइनस में फिर आकर के टूट जाएगा। और ये NO2 माइनस कहाँ मिलेगा? तो ये NO2 माइनस फिर से इस नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का प्रेजेंस में आ जाएगा। अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंस में आएगा तो किसमें टूटेगा? जल्दी से बताओ क्या प्रोसेस होगा? नाइट्रिफिकेशन होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा, क्योंकि NO2 माइनस फिर से किसमें टूट जाएगा? NO3 माइनस में। और इस ये जो NO3 माइनस था, वो वापस किस में बन जाएगा? N2 में टूटेगा। तो हम क्या कहेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे। मतलब वही प्रोसेस क्या हो गया? फिर से एक बार घूम गया। समझ रहे हो? एक बार तो ये तो बाहर बाहर से प्रोसेस घुमा, दूसरी बार कहाँ से घुमा? इस रूट से। रूट ने क्या किया? एब्जॉर्ब किया, प्लांट ने लिया, प्लांट ने को कौन खाया? काऊ ने खाया। उसका डंग जो है फिर से आया कहाँ पर? नीचे। नीचे आकर के फिर से कहाँ मिल गया? इस प्रोसेस पे जाकर के मिल गया, और फिर से नाइट्रोजन साइकिल एक बार कंप्लीट हो गया। तो कुछ इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल जो है रोटेट होता जाता है। एक बात यहाँ समझ आना था मेरे को और, कि ये जो NH4 मिला, उस प्रोसेस को कहते हैं एमोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? एमोनिफिकेशन। ये आपको याद रखना है। आप नोट मत करना, यहाँ पर मैंने सारा लिखा हुआ है कि नाइट्रिफिकेशन कैसे हुआ था। नाइट्रिफिकेशन कौन करवाता है? तो नाइट्रिफिकेशन करवाता है नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया मिलकर के कराता है। नाइट्रिफिकेशन कौन करवाता है? नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया मिलकर के कराता है। और डी नाइट्रिफिकेशन कौन कराता है? डी नाइट्रिफिकेशन कराता है सीडोमोनास और थाइयोबैसिलस। कौन कराता है? सीडोमोनास और थाइयोबैसिलस। अब बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन फिक्सेशन कब हुआ था? आप खुद बताओ। N2 से जब NH3 बना था तो क्या हुआ था? नाइट्रोजन फिक्सेशन ही तो हुआ था। अब NH3 से जब, फिर बता रहा हूँ, NH3 से जब NO3 माइनस बना, नाइट्रिफिकेशन हुआ। NO3 माइनस से जब N2 बना, डीनाइट्रिफिकेशन हुआ। N2 से जब NO3 बना, नाइट्रिफिकेशन। अब फिर NO3 से फिर जब N2 हुआ,
डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये आपको याद रखते जाना, आप तभी याद रहेगा जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे। अब यहाँ पूछा गया एमोनिफिकेशन। तो एमोनिफिकेशन कैसे हुआ, रूट में हुआ, रूट से कहाँ गया NH3, NH3 से टूटा NO2, NO2 से NO3 माइनस, है ना, NO3 माइनस, NH4, NH4 से क्या रिलीज हुआ, एमिनो एसिड, ये मैंने पहले ही बता दिया था। और NH4 को ही हमने क्या बोला था, एमोनिफिकेशन ही तो कहा था, राइट। अब बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया। देखो साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये तब क्लियर होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब आपका सेल बायोलॉजी का चैप्टर क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां भी देख सकते हो। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन से आएंगे, नोस्टोक और एनाबेना। अब आते हैं राइजोबियम। राइजोबियम और फ्रैंकिया, है ना, ये जो दोनों है ना बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बैक्टीरिया जो है इसका हम ये फिगर के थ्रू कंप्लीट करेंगे, पर यहाँ कुछ बताना है वो बता देता हूँ। राइजोबियम जो होता है ये रोड शेप होता है और इसमें लेग्यूम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें लेग्यूम्स होता है। फ्रैंकिया जो होता है इसमें ये नन लेग्यूम्स होता है, इसमें लेग्यूम्स नहीं होते। अब हम इस राइजोबियम को यहाँ कंप्लीट करेंगे इस फिगर के थ्रू। फिगर का नाम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल्स इन सोयाबीन। किस तरह से सोयाबीन में रूट नोड्यूल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब देखो ये जो फिगर है ना ये एनसीईआरटी का ही फिगर है, तो अगर आपके पास बुक है तो आप वहां से भी देख सकते हो। ये क्या है, यहाँ रूट्स है, रूट के आसपास क्या है, सोइल्स है। रूट को रूट हेयर भी कहते हैं, राइट। यहाँ रूट है, रूट के हेयर प्रेजेंट है। अब यहाँ रूट हेयर है और उसके बगल में क्या है, सोइल्स के पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स यहाँ पर है। अब इस पार्टिकल्स का बीच क्या प्रेजेंट है, कोई बैक्टीरिया आ गया, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या नाम है, राइजोडियम बैक्टीरिया। तो राइजोडियम बैक्टीरिया ने कहां पर अटैक किया सबसे पहले, इस पहले यहां पर आया इस सोइल पार्टिकल्स के आसपास। अब तो दूसरा फिगर देखो, दूसरा फिगर ये बता रहा है कि ये जो बैक्टीरिया था वो सोइल पार्टिकल से होकर के कहाँ चला गया, रूट हेयर पे एंटर कर गया। जैसे ही इसने रूट हेयर पे एंटर किया, उसने क्या कर लिया बैक्टीरिया ने, ये जो रूट हेयर था वो पूरा स्ट्रेट था, देख सकते हो ये पूरा स्ट्रेट है इस तरह से। लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया एंटर किया, रूट हेयर जो है वो थोड़ा सा बैंड हो गया, इस तरह का बैंड हो गया है, देख सकते हो, है ना, जे शेप जैसा बैंड हो गया, राइट। अब इसके थ्रू बैक्टीरिया कहाँ चला जाएगा, इस सेल के अंदर चला जाएगा, राइट। रूट है तो रूट का सेल भी तो होगा, रूट सेल के अंदर चला जाएगा। आपको अगर याद हो तो मैंने पिछला चैप्टर जो पढ़ाया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, वहां पर भी मैंने बताया था कि 4 सेल होते हैं। कौन कौन से सेल होते हैं सब, अगर आपको मेरा पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको ये दिक्कत नहीं हुआ होगा, पर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। सबसे पहले लेयर होता है एपिडर्मिस, फिर आता है कॉर्टेक्स, फिर आता है एंडोडर्मिस और लास्ट में आता है पेरिसाइकल। ये 4 सेल प्रेजेंट होते हैं रूट में। अब बात करते हैं सबसे पहले बैक्टीरिया कहाँ आएगा, सबसे पहले बैक्टीरिया कहाँ आएगा, सबसे पहले बैक्टीरिया जो है वो आएगा इपिडर्मिस में। इपिडर्मिस होने के बाद कहाँ जाएगा, कॉर्टेक्स में अटैक करेगा, जो कि उसने किया है, देख सकते हो पूरा अंदर जाता जा रहा है, जाते जा रहा है ना। कॉर्टेक्स से फिर हो गया कहाँ गया, लास्ट में पहुंचा होगा तो पेरिसाइकल सेल तक पहुंच गया होगा। और इसने पेरिसाइकल पे, है ना, पेरिसाइकल पहुंचने के बाद, पेरिसाइकल सेल तक पहुंचने के बाद उसने क्या करना शुरू कर दिया, बैक्टीरिया ने अपना डिवीजन शुरू कर दिया। आपको पता ही है कि बैक्टीरिया अपना डिवीजन बहुत ही फास्ट करता है, रिप्रोडक्शन बहुत ही तेजी से करता है, वो बहुत ही जल्दी जल्दी अपना अपना डिवीजन करेगा और पूरा सेल को वो क्या कर लेगा, अपने कब्जा में कर लेगा, राइट। तो देख सकते हो कि इस बैक्टीरिया ने कैसे इस रूट हेयर को जो है क्या कर दिया, इन्फेक्शन कर दिया, इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया। इस राइजोडियम बैक्टीरिया को हम इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्योंकि देखो तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ही तो जा रहा है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए हम इस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं। और वो बैक्टीरिया कहाँ तक जा चुका है, सबसे पहले जाएगा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से होते करके सॉरी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से होकर के कहाँ जाएगा, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद जाएगा सबसे लास्ट में जाएगा पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल सेल में जाने के बाद वो अपना डिवीजन करता रहेगा। अब डिवीजन जब कर लेगा तो क्या होगा, नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जब नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो धीरे धीरे नोड्यूल में क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। उस नोड्यूल को क्या कहेंगे, मैच्योर नोड्यूल। आप सोच रहे होगा कि सोयाबीन का जो था, इसमें हमने रूट नोड्यूल को डेवलप ही किया, मैच्योर ही क्यों किया, इसका काम क्या है, तो रूट नोड्यूल का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन को करवाना।
अगर ये डेवलप नहीं होगा तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाएगा। जैसे कि ये यहाँ पर हमने ट्री देखा था ना, ये ट्री, अगर ये इसमें रूट नोड्यूल जो है डेवलप नहीं करता ना, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर ही नहीं पाता, ये NO3 को यहाँ पर ले ही नहीं पाता, तो प्रोसेस जो है वहीं पर रुक जाता, राइट। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, रूट नोड्यूल था उसको मैच्योर किया है। अब मजे की बात यह है यहाँ पर कि ये जो रूट नोड्यूल है ना, उसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। क्या होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है इसके अंदर। अब ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है ना, वो बना होता है मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन का। किसका बना होता है, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन का बना होता है। मजे की बात यह है कि जो नाइट्रोजन एंजाइम होता है ये ऑक्सीजन से डरता है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन से डरता है। अब ये ऑक्सीजन से डरता है तो इसके डर को हटाने के लिए एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम का नाम है लेग हेमोग्लोबिन। क्या नाम है, लेग हेमोग्लोबिन। और ये क्वेश्चन जो है नीट में आया है पिछले साल, मतलब 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था नीट ने, कि ऑक्सीजन को भगाने में, तो ऑक्सीजन का जो डरता है, ऑक्सीजन से जो डर रहा है, उस डर को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि लैग हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन से डर लगने से बचाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक तरह से, राइट। तो हमने यहाँ क्लियर कर लिया कि क्यों हमने रूट नोड्यूल को डेवलप किया, और उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, तो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है, जो बना होता है मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन का, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा सकता है, हेल्प करता है करवाने में, लेकिन वो ऑक्सीजन से डरता है, तो उसके लिए एक एंजाइम होता है लेग हेमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश। तो जैसा कि मैंने कहा था इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मैंने ट्रिक बताया है, तो आप ट्रिक से थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करना। और चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया भी है ट्रिक, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर तो भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।